हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म पे। और लगातार आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। अभी तक हमने 18 प्रैक्टिस सेट वीडियो बना चुके हैं। जिसको आपने अभी तक नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके इसको देख लीजिएगा, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को लाइक नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको ज्वाइन कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा के औपचारिक साधन कैसे होते हैं। ऑप्शन ए, सुनिश्चित होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, उक्त दोनों होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के जो औपचारिक साधन होते हैं वे होते हैं, सुनिश्चित भी होते हैं और प्रत्यक्ष भी होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 123 है कि विद्यालय की औपचारिक शिक्षा के उपरांत चलने वाली शिक्षा का नाम क्या है। विद्यालय की औपचारिक शिक्षा के उपरांत चलने वाली शिक्षा का नाम क्या है। ऑप्शन है औपचारिकतर शिक्षा, पौढ़ शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, या उपरोक्त सभी। तो विद्यालय के बाद जो शिक्षा चलती है जिसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, उसके अंतर्गत जो आती है वे आता है औपचारिकतर शिक्षा, पौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा भी आती है, और सामाजिक शिक्षा भी आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिकतर शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन है मनुष्य जीवन पर्यंत शिक्षार्थी रह सकता है, या विद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के उपरांत भी शिक्षण ग्रहण करके मनुष्य योग्य एवं अनुभवी बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी है कि अनौपचारिक साधनों का शिक्षा के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो औपचारिक शिक्षा के जो लाभ होते हैं कि इससे क्या होता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत शिक्षार्थी रह सकता है। विद्यालय में आप जब तक विद्यालय में पढ़ेंगे, उसके बाद विद्यालय में आप डिग्री पा लिए, उसके बाद आप शिक्षार्थी रहते नहीं। लेकिन औपचारिकता शिक्षा में क्या होता है कि आप जीवन पर्यंत शिक्षार्थी रह सकते हैं, और उसके अलावा विद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के उपरांत भी आप शिक्षण ग्रहण करके मनुष्य योग्य अनुभवी जीवन बिता सकते हैं। और इसके साथ ही अनौपचारिक साधनों का शिक्षा के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कि अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन है शिक्षक प्रधान दृष्टिकोण, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, अभिभावक प्रधान दृष्टिकोण, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये शिक्षक प्रधान दृष्टिकोण होता है। किसका मैंने लिख लिया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। तो अनौपचारिक शिक्षा का जो प्रमुख विशेषता होती है ये क्या होती है, ये छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के वे साधन जिनको उद्देश्यपूर्वक मानव द्वारा स्वयं की प्रगति एवं मानव जाति के प्रशिक्षण के लिए निर्मित किया गया है कहलाते हैं। तो शिक्षा के वे कौन से साधन हैं जिसका जो उद्देश्यपूर्ण मानव द्वारा स्वयं की प्रगति एवं मानव जाति के प्रशिक्षण के लिए निर्मित किया गया है। ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, औपचारिकता शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, या सामाजिक शिक्षा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक शिक्षा। क्योंकि औपचारिक शिक्षा ही मानव द्वारा निर्मित है और मानव द्वारा ही चलाया जाता है और मानव जाति के प्रशिक्षण के लिए निर्मित किया गया है। औपचारिक शिक्षा वे होते हैं जो विद्यालय में प्रदान की जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है विद्यालय के बाहर, जैसे परिवार, समाज, मित्र, धर्म, समाज, इनके द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे ही अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक सुधारों से संबंधित समिति है। ऑप्शन है यशपाल समिति, डॉक्टर नौगेंद्र समिति, विश्वनाथ समिति, या अशोक मेहता समिति। तो जो इसका राइट आंसर है जो शैक्षिक सुधारों से संबंधित समिति है वह है यशपाल समिति। और यशपाल समिति का एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट का नाम है शिक्षा बिना बोझ के। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, किसकी सिफारिश पर आधारित है, तो यशपाल समिति की सिफारिश पर आधारित है। प्राचीन काल से आज तक औपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। ऑप्शन है विद्यालय, गोष्ठियाँ, चौपाल, या उपयुक्त सभी। तो औपचारिक शिक्षा की बात हो रही है तो औपचारिक शिक्षा बताया गया है कि औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालयों में दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय। गोष्ठियाँ, चौपाल, ये सब क्या है, ये सब
अनौपचारिक शिक्षा के साधन है या केंद्र इसको माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि शिक्षा की विविध समस्याओं के अध्ययन एवं व्यापक रूप से उनके समाधानों का सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने जिस आयोग की स्थापना की थी उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कोठारी कमीशन और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग दोनों की स्थापना की गई थी शिक्षा की विविध समस्याओं के समाधान और उसके समाधान के लिए। उच्च स्तरीय शिक्षा की सहायता एवं विभिन्न समस्याओं के लिए किस आयोग की स्थापना की गई है? ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान समिति, अनुसंधान समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बात हो रही उच्च स्तरीय शिक्षा की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संबंध जो है उच्च स्तरीय शिक्षा समिति से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या करता है कि ये विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करता है और उनको अनुदान देने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? ऑप्शन है नालंदा, तक्षशिला, इंग्लैंड या बीजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला में दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय खोला गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद ने शिक्षा के विस्तार एवं संगठन के लिए संविधान में संशोधन करके शिक्षा को किस संवैधानिक सूची में रखा? ऑप्शन है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या दोनों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। स से समवर्ती सूची और स से क्या होता है शिक्षा, और कब रखा था? 1976 में। 1976 में शामिल किया गया था समवर्ती सूची में शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। एक टीचर को कक्षा में जो कम्युनिकेशन करना चाहिए कैसे करना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या सामान्य केंद्रित। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित। टीचर हमेशा जो संप्रेषण करेगा वे छात्र केंद्रित करेगा, छात्र को ध्यान में रखकर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यतः क्या होना चाहिए? उपाय कुशल तथा स्वेच्छाचारी होना चाहिए, उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति होना चाहिए, उपाय कुशल तथा आधिकारिक प्रवृत्ति होना चाहिए या उपाय कुशल और प्रभुत्वपूर्ण होना चाहिए। तो एक उत्तम शिक्षक के लिए जो अनिवार्य बात है उसमें होना चाहिए वह उपाय कुशल भी होना चाहिए और सहभागी प्रवृत्ति का भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे क्या करती हैं? बच्चों को पुरुष से बेहतर पढ़ा सकती हैं या पुरुषों से बेहतर मूल विषय की जानकारी होती है या कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती हैं या बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार करती हैं। बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं, इसलिए प्राथमिक विद्यालय में अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए। द ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है शिक्षण सामग्री को श्वेत श्याम रूप में लिखना, विद्यार्थियों को एकाग्रचित बनाने के लिए, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना या शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु को लिखना ही शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड के लिए सर्वोत्तम प्रयोग होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है? कौशल अर्जन करना, व्यवहार में संशोधन करना, व्यक्तिगत समायोजन या ज्ञान को दिमाग में बैठाना। तो अधिगम मतलब होता है लर्निंग या सीखना कहते हैं इसे। तो इसका सबसे उपयुक्त अर्थ होता है हमेशा कि व्यवहार में संशोधन करना या व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? शिक्षक का संतोष, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, शिक्षक और छात्रों को पढ़ाना और समझना या व्यावसायिक शिष्टा के प्रति शिक्षक की रुचि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता। तो शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता ही प्रभावी शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या क्या उद्देश्य होता है?
ऑप्शन है छात्रों के अधिगम उपलब्धियों का सरलीकरण, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, या छात्रों के निष्पादन ग्राफ का सत्यापन करना, या शिक्षक की प्रभावित की पुष्टि प्रदान करना। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना ही रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि वे बच्चे ने कितना अधिगम किया, कितना सीखा है, उसका ही निष्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है सहजात्मक क्षेत्र से, ज्ञानात्मक क्षेत्र से, या मनचालक क्षेत्र से। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि शिक्षक की अभिवृत्ति पर जिसका सबसे अधिक उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है वह कहलाता है भावात्मक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, भाषण ठीक से आप तैयार करके आएंगे, या कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो देखिए, यदि आप छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कक्षा में, तो बच्चों को कहानियाँ सुनाना भी एक जिज्ञासा ध्यान आकर्षित करने का तरीका है। और भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे तो पहली बार ऑप्शन होगा नहीं। कक्षा में जोर बोलने से भी ये अनुचित व्यवहार होता है एक टीचर का। जबकि छात्रों में जिज्ञासा का विकास करने से क्या होगा, उनमें ध्यान आकर्षित ज़्यादा होंगे। इसलिए छात्रों में जिज्ञासा जितना ज़्यादा विकसित करेंगे, बच्चे आपकी कक्षा में ध्यान ज़्यादा विकसित करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी पर लगे रहें और ये तैयारी आपकी जीत की है। आपको CUET BED में सीट जरूर पक्की करनी है इन्हीं आशाओं के साथ। धन्यवाद।